हाँ जी। तो तो कल हमने जैम के जो PYQs थे लिमिट थ्योरम्स के वो किए थे, है ना। तो यूट्यूब पे ये लेक्चर कल जो हुआ था 195। अभी एक्चुअली 195 इसलिए है क्योंकि अभी मैं अपलोड करूँगा तो जितने अभी तक पिछले 4-5 सालों में जैम के PYQ कराए हैं वो अभी वो दोबारा अपलोड होगा। टोटल अराउंड 194 लेक्चर्स हुए हैं PYQ के पिछले 3-4 साल में, है ना। 4-5 साल में जो भी पढ़ा रहा हूँ तो वो सब अभी एक करके आज पहला अपलोड किया था। ऐसे ही 200 अराउंड वीडियो है जिसमें सारे PYQ सिर्फ डिस्कस हुए हैं। तो वो पब्लिक होगा तो उसको हमने कंटिन्यू किया है PYQ को। तो आज का जो लेक्चर होगा वो यूट्यूब पे अपलोड होगा। चाहिए गेट का है तो गेट का अलग नंबरिंग होगी या ऐप पे भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बताओ। सो इतने सारे डाउट है 6 में क्या है। तो ये तो एक्चुअली लिमिट थ्योरम के नाम पे इन्होंने थोड़ा घपला किया हुआ है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये तो मैथ्स के क्वेश्चन है, ये जैम के सिलेबस का नहीं है, सिर्फ गेट में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस का है ना। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इज पार्ट ऑफ गेट ओनली, नॉट जैम। जैम में है भाई, इस बार ऐड तो नहीं हुआ, तो जैम में नहीं है ना। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस जैम के सिलेबस में नहीं है। तो ये एक्चुअली मैथ्स के क्वेश्चन है, ये स्टैटिस्टिक्स के नहीं है ना। और ये जैम के सिलेबस का भी नहीं, तो अगर जैम एस्पिरेंट हो यू कैन लीव। बाकी जो वो है थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये पढ़ना होगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, उस पर बेस्ड है ये। तो इसको चूंकि छोड़ दो, लिमिट थ्योरम स्टैटिस्टिक्स वाला डिस्कस कर रहे थे, तो ये जैम के सिलेबस में है भी नहीं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 10 भी जैम के सिलेबस में नहीं है क्या? अभी देखते हैं वन क्वेश्चन बाय वन। तो 10 में क्या है, 10 इस बार ऐड हुआ है ना, कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट ना, नॉन पैरामेट्रिक में है ना जैम में, तो ये इस बार ऐड हुआ है जैम में। तो ये भी थ्योरम ही है। दोनों ट्रू होगा। हम्म वो ट्रू। कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से? वो तारा ट्रू। हाँ, पहला तो ट्रू ही है। दूसरा ये जस्ट थ्योरम है, आप केस टेस्ट पढ़ेंगे ना, कोलमोग्रोव स्पिनो जो जैम में इस बार नॉन पैरामेट्रिक ऐड हुआ है ना, तो उसी का है ये क्वेश्चन। तो ये जैम में भी है अब, और गेट में भी था ना, तो गेट में भी है जैम में भी है ये पार्ट, ये चीज़ है। तो जस्ट थ्योरम्स हैं, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ जितने डेफिनेशन और थ्योरम्स जितने याद रहेगा उतना अच्छा है ना, ये चीज़ है। तो उससे क्या है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपको, ये थ्योरम है दोनों, बस आपको टिक करना है ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो याद है तो टिक करोगे, मतलब प्रूफ करने में तो टाइम लगेगा, तो एग्जाम में बहुत कम है चांसेस का प्रूफ कर पाओगे। मतलब रिजल्ट्स है ना ये सब, तो रिजल्ट्स को प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल रहता है। एनीवे तो अगला क्या है 6 के बाद 7 में क्या है। तो ये इन्होंने ना ठीक से बनाया नहीं इस टॉपिक के PYQ, क्योंकि ये मैथ्स उसको भी डाल दी, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। तो ये लिमिट थ्योरम का हालांकि नहीं है, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, जो प्रोबेबिलिटी है ना, सबसे पहला सिलेबस है जैम या गेट के सिलेबस में, उस टॉपिक का है ये। देखो ठीक से इसमें क्या डाउट है बताओ। सर ऑप्शन नंबर सी एंड डी में क्या करना है? देखो इंट्यूटिव एक आइडिया डेवलप कर सकते हो, क्योंकि है ना प्रूफ नहीं, बट हम देख सकते हैं कि सी और डी देखिए क्या कह रहा है। तो सी डी में है कि पहले तो आपको ओमेगा एक सैंपल स्पेस, यहाँ पे क्या है, जो सैंपल स्पेस है वो पूरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। सैंपल स्पेस अभी नेचुरल नंबर है, ऑल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस है। रैंडम एक्सपेरिमेंट विथ प्रोबेबिलिटी, ईच नंबर की प्रोबेबिलिटी अल्फा एन है ना। जैसे एग्जांपल के लिए 1 पे प्रोबेबिलिटी अल्फा 1, 2 पे अल्फा 2, 3 पे अल्फा 3 एंड सो ऑन। तो एक तो ये आपको पता है कि समेसन ऑफ अल्फा एन कितना होगा यहाँ से, 1। ये तो 1 है, ओके, है ना। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि अल्फा एन की वैल्यू 0 या 1 के बीच होगी, ठीक है। 0 हो सकती है और 1, एक अल्फा एन तो नहीं होगा ना, अदरवाइज बाकी को 0 होना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी मान लो 0 से n में है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। तो अगर फॉर एनी अच्छा कोई ऐसा एक PMF बताओ जो ऐसे इसको फॉलो कर रहा हो कि 1 पे अल्फा एन, तो उससे क्या, देखो एग्जाम्पल के थ्रू एक आइडिया डेवलप होगा, यू ऐसा हाफ की पावर n। क्या होगा, हाफ की पावर n।
अल्फा एन हाँ टू। ज्योमेट्रिक हो जाएगा वो, ठीक है, हाफ की पावर n। तो इसका सपोर्ट है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, आप फिट करोगे तो ज्योमेट्रिक, और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है टू गेट फर्स्ट सक्सेस। सो इस तरह से है। ओके तो ये एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं, और भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसमें ऐसा हो रहा है, जहाँ सपोर्ट नेचुरल नंबर है। तो अब ये कहना चाह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के देयर एग्जिस्ट के डिसजॉइंट इवेंट्स a1 a2 ak सच दैट, अब देखो देयर एग्जिस्ट कह रहा है ना, सो देयर एग्जिस्ट मतलब होता है कि कम से कम एक वैल्यू ऐसा ढूंढ लो तो ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, ये चीज़ है। तो ऐसा अगर एक भी इवेंट आपने ढूंढ लिया तो ट्रू हो जाएगा। तो कोई भी इस तरह का ही पीएमएफ होगा, तो एक जनरल हम लोग लेके चलते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन में अल्फा एन ये है, तो कोई भी अल्फा एन ऐसा ही होगा जो भी होगा। तो कह रहा है कि सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए के इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो मतलब ये है डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, है ना। इसका एक दूसरा लॉजिक ये भी है कि अगर आप इसको लिखो एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन से, यूनियन है ना, अच्छा, तो इसका मतलब है कि n पे है। तो ये तो आप थ्योरम जानते होगे, ये तो पहला दूसरा ऑप्शन यही यूज़ हुआ है। तो इसका अगर तुम डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होता है, लिमिट की डेफिनेशन, क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट है तो n की लिमिट 0 होगी। इसका एप्सिलॉन डेल्टा से क्या डेफिनेशन है, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट, तो यहाँ होगा देयर एग्जिस्ट k, है ना, या n नॉट ले लो अभी के लिए। सो देयर एग्जिस्ट n नॉट सच दैट मॉड अल्फाइन, अल्फाइन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट अल्फाइन लिखो, अल्फाइन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू n नॉट, ऐसा है। तो ये भी यही कहना चाह रहा है कि एक ऐसा k मिलेगा, वहां मैंने n नॉट लिखा है, अभी k लिखा हूं, एक ऐसा k मिलेगा जिसपे इसकी प्रोबेबिलिटी इससे कम हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे इसको खोलोगे ना, तो इसको खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन है इसको ऐसा लिखा जा सकता है, जो ऑप्शन सी है, ये जो ऑप्शन सी को लिख रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 एंड डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ ak, यही है ना, लेस दैन 0.001। सर यहाँ पे A1 A2 ये सर सबसेट है कि कोई एलिमेंट है सिर्फ, इवेंट क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवेंट। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। हाँ तो ये ईच ए आई यहाँ पे क्या है, ईच ए आई सबसेट है सैंपल स्पेस का, फॉर ऑल आई कोई भी नेचुरल नंबर है तो इवेंट तो सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो ये नेचुरल नंबर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसका सबसेट है ईच ए आई। अब आप अगर ऐसा के ढूंढो कि a1 a2 ak जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा कम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब ये ढूंढना है कि इससे कम हो जाए, तो देखो क्या होगा, ऐसा हमें k मिलेगा तो a1 a2 a3 अपने मर्जी से मुझे चूज करना, मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, है ना। a1 हम कोई भी एक सेट ले सकते हैं, a2 कोई भी सेट ले सकते हैं, a3 कोई भी सेट ले सकते हैं। तो जैसे मैं देखो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखो तो इसके आगे अगर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, तो हमने क्या किया है, हम लोग अभी ये हमें गिवन था तो इसके थ्रू हमने ये डिराइव किया, इसके थ्रू ये डिराइव किया, फिर यहाँ पहुँचे, अब इसके थ्रू मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसके थ्रू ये प्रूव हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, अभी के लिए ये जो a1 है ये मान लो n नॉट का अगला नंबर है, अभी समझाने के लिए बस मैं बोल रहा हूँ कि a1 जो सेट है उसमें है n नॉट प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल, a2 में क्या है, ऐसा कुछ मान लो अब समझने के लिए जस्ट n नॉट प्लस 2, ए के ले लेते हैं एन नॉट प्लस के, मान लो ऐसा ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अल्फा एन एप्सिलॉन से हमेशा कम होगा, होगा ना, ये चीज है। तो यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि यूनियन ऑफ ए आई फ्रॉम 1 टू के, इसके अकॉर्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये लेस देन ईच, क्योंकि अल्फा एन है क्या, अल्फा एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन है, यही अल्फा एन है ना, और ये लेस देन एप्सिलॉन है, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसका सम मैं अगर अल्फा के टर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, ये अल्फा एन लेस देन एप्सिलॉन है, तो मतलब अल्फा एन कोई भी एन नॉट से ज़्यादा लेंगे ना तो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना होगा कोई बताओ, लेस देन, इसके हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये एक्चुअली है क्या, यहाँ से अगर देखोगे ये क्या था, ये ही अल्फा 1 है ना, नहीं अल्फा 1 तो a1 ना उस पर था,
तो यहाँ से अगर कुछ लिखोगे जो भी होगा तो ये लेस देन क्या होगा, k टाइम एप्सिलॉन होगा, काइंड ऑफ दिस k टाइम एप्सिलॉन। और हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो क्वांटिटी है, मैं प्रूफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज आप एग्जाम्पल से करते तो इजीली हो जाता, मतलब कोई पर्टिकुलर फिक्स कर देता। तो मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ना प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लेस देन बोल रहा है 0.01, तो यहाँ से क्या होगा, और यहाँ क्या होता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ले लो, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, k लेस देन 0.001 अपॉन एप्सिलॉन। तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं ये बोल रहा हूँ फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट k, और वो k ये है। तुम कोई भी एप्सिलॉन ले लो अपने मर्जी से कोई भी, तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें k ये मिलेगा, सच दैट probability of union of ai from 1 to k will be less than epsilon। तो ये हो गया प्रूफ, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो ये मैंने प्रूफ लिख दिया काइंड ऑफ। सर हम एक एग्जांपल से भी मतलब ऐसे कर सकते थे ना, लाइक हम A1 A2 को ऐसा सेट लेते जिसमें एक एक एलिमेंट होता, और हाँ वो सर A1 मतलब होता जैसे कि बहुत 1/2 की पावर बहुत बड़ा कोई नंबर ले लेते, तो हाँ 2-3 को ऐड करके दिखा देते इससे छोटा है, हाँ, क्योंकि मुझे एक ही के ढूंढना है, तो के मैं बहुत लार्ज ले लूंगा, 1 ट्रिलियन ले तो लो। की पावर 1000 ले लेते हाँ कुछ भी, के को तुम बहुत ऐसे लार्ज नंबर ले करके लो, तो उससे क्या दो होगा नंबर। कि वैल्यू ऑब्वियसली मान लो जैसे A1 A2 AN है ना, तो मैं अभी A1 में बहुत लार्ज नंबर लूँ 2 की पावर 100 एग्जाम्पल के लिए, या और बड़ा ले लो 1000। A2 में एक नंबर लो इससे लार्जर है ना, 2 की पावर 1001, ऐसा कुछ, ऐसे कर करके के है ना, कुछ भी आप ऐसा ले सकते हो। अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इससे कम आएगी, और ये किसी भी पीएमएफ के लिए दिखाया जा सकता है। तो ये एग्जांपल हम इसके लिए ले रहे हैं कि अगर आप इस नंबर पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/2 की पावर इतना बड़ा नंबर होगा, तो ये ऑलमोस्ट 0 आएगा, तो ये सम हमेशा इससे कम ही आएगा। तो ये भी एग्जाम्पल से भी आप दिखा सकते हो, इससे भी हो जाएगा ये चीज़ है। तो वैसे भी कर सकते हैं आप। मुझे कैसा के ढूंढना है, कैसा के क्या होगा, फॉर एनी पॉसिबल इंटीजर के, चाहे के कुछ भी ले लूँ, हाँ के कुछ भी फिक्स करो, एक डिसजॉइंट मिलेगा, हाँ तो आप बहुत लार्ज नंबर से स्टार्ट करो, है ना, यू चूज के एज वेरी लार्ज नंबर, या A1 में बहुत लार्ज नंबर लो, अब इसमें के चलता रहेगा एक के तक, तो वैसा कर लो, 2 की पावर है ना 1001 बढ़ा रहा हूँ, तो ये 1000 प्लस के, अब तुम सम करो तो लेस देन 0.01 आ जाएगा, के मिल जाएगा मुझे वहाँ पे। ये मान लो गिवन है, इसके लिए मुझे के ढूंढना है, तो के बहुत लार्ज नंबर ले लेंगे तो हो जाएगा ये चीज़ है। बस ये सोचना है कि ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बस ये सोचना है, ऐसा नहीं करा कि हमेशा ऐसा होगा। देयर एग्जिस्ट जहाँ भी लिखा हुआ है बस एक पॉसिबिलिटी ढूंढनी है तुम्हें कि ऐसा पॉसिबल है क्या, अगर एक केस में भी पॉसिबल है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा देयर एग्जिस्ट वाले क्वेश्चंस में, ये है। तो मुझे ऐसा के ढूंढना है, तो यहाँ से भी आप सम निकालो, एक ऐसा के मिल जाएगा मुझे, तो ये पॉसिबल है, ये चीज़ें हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें फॉल्स ढूंढना था। फिर है ना दूसरा एग्जाम्पल, तो ऑप्शन बी आई थिंक फॉल्स है, तो यही स्टेटमेंट फॉल्स है ना, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल जब हम लेते हैं वो वाला पीएमएफ आपको पता होगा, कोई काउंटर एग्जाम्पल से ही डिस्कार्ड हो पाएगा ना। दूसरा पीएमएफ हमने आपको ये बताया होगा कि 6/π² होता है ना, π² 6 × 1/n², नहीं 6/π² ना यहाँ पे लेना पड़ेगा, सो 6/π² इंटू दिस। इस एग्जाम्पल से बी स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव हो जाएगा, और चूंकि एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो बाकी सब, देखो एग्जाम में इतना टाइम लगाने की बाकी ऑप्शन में जरूरत नहीं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है और एक ऑप्शन आपको फॉल्स मिल गया और आप कॉन्फिडेंट है कि सही है, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने कहा ना एक एमसीक्यू है, सिंगल एक ही ऑप्शन स्टेटमेंट होगा जो फॉल्स होगा। अगर आपको ये मिल गया कि ये फॉल्स है तो बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी ट्रू ही होगा ये चीज़, क्योंकि दो ऑप्शन ट्रू तो होंगे नहीं। तो उसके लिए कि जो आप कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल, ये एक पीएमएफ है, अब इसमें ए एन, यही तो आपका अल्फा एन है, अल्फा एन का रूट लोगे 1/n हो जाएगा, 1/n का सम इन्फिनिटी हो जाएगी, तो डाइवर्स कर रही है, तो ये है ना, सो बी फॉल्स है, बाकी सब ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है। कह रहा देयर इज अ सीक्वेंस ए आई ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट सच दैट, सेम लॉजिक है, तो यहाँ भी मैं A1 बहुत लार्ज नंबर से स्टार्ट करूँगा, फिर जाते रहेगा आगे, फिर भी वो लेस देन इससे बनाया जा सकता है, क्योंकि है ना यहाँ भी देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, तो मैं एक एग्जाम्पल ढूंढ लिया जो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ट्रू हो जाएगा देयर एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन में, है ना। फॉर ऑल वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिए तो फॉल्स हो जाता है। ये यहाँ देयर एग्जिस्ट है तो ट्रू कराने के लिए एक एग्जाम्पल ढूंढ लेना है, ये चीज़ है देयर एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन में। और जहाँ फॉर ऑल वाला क्वेश्चन होता है या जनरल स्टेटमेंट है, वहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना होता है फॉल्स दिखाने के लिए। तो ये सब प्रैक्टिस करके आपको समझ आता है ना कि कहाँ क्या है।
So anyway, ये बी फॉल्स है बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम्पल, एंड बाकी ट्रू है। और एक स्टेटमेंट हो गया तो उसको स्किप करो। अगला क्या है, 8 में क्या है आपका, सब में डाउट है। 8 भी हालांकि थ्योरम काइंड ऑफ, ये भी जैम के सिलेबस में अब है, ठीक है। तो ये सब कराया होगा, नॉन पैरामेट्रिक में डिस्कशन नहीं कराए हैं या पूछे ये नहीं होंगे तुम false लोगों होगा। ने? False। तो मतलब ये सब मेन वही है ना, जब हम करा रहे हैं तब आप लोग कर नहीं रहे थे, कोई बात नहीं, अभी कम से कम अभी कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है, कर तो रहे हो, एग्जाम से पहले कर लेना है ना, यही तो जरूरत है कि एग्जाम से पहले ढंग से सिलेबस हो जाए, ढंग से PYQ हो जाए, है ना, ढंग से क्वेश्चन करना आ जाए। तो आपको सीखना है तो अभी टाइम है, नो प्रॉब्लम। सो देखो इसमें ये सब थ्योरम्स हैं। तो अगर नॉन पैरामेट्रिक की थ्योरी देखोगे या वीडियो अटेंड की हो, उसमें ऑलरेडी कराया है ये क्वेश्चन, चेक करो, कराया है ना, क्योंकि ये सब रिजल्ट्स हैं एक्चुअली डायरेक्टली, ये भी क्लास में लिखा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ भी इज नॉट ट्रू, तो इसमें एक ही स्टेटमेंट होगा जो फॉल्स होगा। तो एग्जाम में बाकी ऑप्शन पे टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो MCQ है, चाहे जैम का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो या नेट का भी हो, ऑलरेडी अलग किए हुए हैं, लिखा रहता है ये 1 मार्क्स का है, MCQ है, तो आपको पता है कि एक ही स्टेटमेंट ट्रू होना है, उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है। तो एक ऑप्शन कॉन्फिडेंटली आप ठीक कर लिए तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं MCQ में। MSQ में ईच ऑप्शन को सोचने की जरूरत है कि ट्रू है या फॉल्स है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे जब ऑल करेक्ट चूज करोगे। ये तो ये सब थ्योरम है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि x1 x2 x10 जो है, मतलब xn बी ए सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल हैविंग कॉमन CDF f है आपके पास, ठीक है, एंड a लेस देन b भी है 2 नंबर सच दैट CDF 0 है लेस देन, मतलब ये कहना चाह रहा है, और fx 0 से 1 में है, a से b में। सो काइंड ऑफ सपोर्ट आप समझ सकते हो a से b है, ठीक है ना, आफ्टर सपोर्ट 1 है, तो सपोर्ट इसका a to b सपोर्ट है इस रैंडम वेरिएबल का। एंड Sn बी द एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो नॉन पैरामेट्रिक हमने यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट होता है नॉन पैरामेट्रिक, है ना। सो ये एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ऑन x1 x2 xn, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब कौन सा ट्रू नहीं है, तो एक ही ऑप्शन होगा जो ट्रू नहीं होगा, तो आप वो अगर सेलेक्ट कर लिए तो काम हो गया। अब कैसे पता चलेगा, ये सब थ्योरम है, जितने भी लिखे हैं सब थ्योरम है। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आएगा, ये आई थिंक ग्लिवेंको कैंटिली लेमा है, ये भी थ्योरम है। तो उसके लिए आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद हो। अब स्टेटमेंट कैसे याद होगा, जब आप बहुत बार रिवाइज करोगे, 10 बार अगर रिवाइज कर लिया पूरे सिलेबस को, तो ऑब्वियसली आपको ना याद करते हुए भी याद हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, और एक बार में रट्टा मारने बैठोगे तो भूल जाओगे अगली बार। तो ये है कि बहुत बार रिवीजन करने के बाद चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी आपको। तो ये है रिवीजन, इसका की है कि कैसे याद होगा सारे थ्योरम, सारे डेफिनेशंस। तो बार बार रिवाइज करोगे खुद याद हो जाएगा। ये चीज़, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसके थ्रू रिवाइज हो जाएगा। जब क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, आपको नहीं आएगा, आप जाके पढ़ोगे, फिर आपको क्लिक करेगा, अच्छा ये यूज़ करना था, फिर याद हो जाएगा। तो प्रोसेस में याद हो जाएगा ना, मतलब ये है। तो उस प्रोसेस में आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत है ना। तो ये चेक करो, ग्लिवेंको कैंटिली लेमा है ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आ जाएगा। Sn पे लगाओ थोड़ा सा, बस Sn में f की यहाँ ज़रूरत है तो उसको थोड़ा, है ना, मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है, हो जाएगा, क्योंकि Sn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू f, है ना। तो Sn अपॉन f कन्वर्जेस टू 1। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना है, सिंपल कहने का मतलब ये है। ये इसमें ये होता है कि कोवेरियंस ये तब आता है जब x लेस देन y होगा, वही इसने मिस किया है। ये थ्योरम है, इसने बस ये कंडीशन हटा दिया इसमें। तो ऐसे लगेगा आपको ट्रू है, क्योंकि आपने फॉर्मूला यही लिखा होगा क्लास में भी, लेकिन जब मैंने क्लास में लिखा है तो वहाँ कंडीशन लिखा है कि ये तब है जब x लेस देन y है, जो कि इसने दिया नहीं। इसने कहा है हर x y के लिए होगा, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि नॉट ट्रू चुनना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें ये वाला कंडीशन मिसिंग है, इसलिए फॉल्स है। फॉर्मूला ठीक है, लेकिन फॉर्मूला ये तब है जब ऐसा होगा, ये कंडीशन मिस कर दिया तो फॉल्स हो गया। तो जिसको ये थ्योरम याद है, कंडीशन याद है, वो सही कर पाएगा। ये भी थ्योरम है, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये भी एक रिजल्ट है। तो आप जैसे मान लो आप क्लास में नहीं कराया फॉर एग्जाम, तो बाद में आप लिख लो, याद रखो कि ओके yn अगर ये है सुप ऑफ, है ना, दिस क्वांटिटी, देन दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका प्रूफ मिल जाएगा ऑनलाइन या बुक में देखोगे, मैं देखा हुआ है, बट ढूंढना पड़ेगा, लास्ट टाइम कराया भी था। तो उस तरह से है। तो ये सब थ्योरम है, ये चारों थ्योरम है। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताया ना, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये भी क्लास का फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने। ये तो सब थ्योरम है, इसमें कुछ प्रूफ करने का इतना आसान नहीं होगा, बट आप याद रखोगे ठीक है। अदरवाइज बुक थोड़े पढ़ोगे तो प्रूफ मिल जाएगा बुक में भी। ये या जैसे कॉलेज में कराते हैं हम लोग, तो वहाँ प्रूफ कराते हैं ना। यहाँ मेरा पर्पस कोई प्रूफ कराना नहीं होता है, हम लोग मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंट्रेंस निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
ये चीज़ है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम जब दोगे तो उसमें कराना पड़ेगा प्रूफ, ये है। एनीवे तो ये सब थ्योरम्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। एस एन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, एस एन बाइनोमियल होता है, तो उसके अगर बाइनोमियल एफ एक्स ऐसा होता है ना, एफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स अपॉन एन काइंड ऑफ दिस, तो उससे आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओगे काम हो जाएगा। अगला क्या है जी? सो 8 के बाद क्या 14 है। ये भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ भी कुछ खास करने को नहीं है, ये थ्योरम है, आपको थ्योरम याद है ठीक है, नहीं याद है या तो गलत ऑप्शन को डिस्प्रूव करो एग्जाम्पल से, या सही ऑप्शन को प्रूव करो, ये है। ये भी थ्योरम है, देखो। सर इसका ऑप्शन डी समझ नहीं आ रहा था 14 का। E xn converges to ex, then xn converges in first mean to x। बताओ जी, ये ट्रू है? नहीं सर, इसमें जो है कि इसका वहाँ पे मॉड कन्वर्स ट्रू एक्शन है। होता है ना। अगर इफ में ये होता ना तो ये ट्रू होता। ये थ्योरम, मैं कह रहा हूँ थ्योरम, अब इसने क्या किया, थ्योरम को घुमा दिया। आप अगर बुक पढ़ोगे कोई भी लिमिट थ्योरम वाली, तो उसमें ये थ्योरम है कि इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, इसने पलट दिया बस, इफ वाले को देन में डाल दिया, देन वालों को इफ में डाल दिया, ये है। अगर ये गिवन है तो ये ट्रू है। इसका काउंटर एग्जांपल आपको मिल जाएगा, देखो एग्जांपल बुक में। डेफिनेशन में मॉड एक्शन होता है आरथ मीन के, इसलिए वो फॉल्स हो गया और कन्वर्स ट्रू हो। क्योंकि यहाँ पे है ना लिमिट, ये है कि वो तो प्रूफ आपको मिल जाएगा बुक में, रोहतगी वाली बुक देख लो, आपको उसमें लिमिट थ्योरम चैप्टर खोलो, इसमें आपको एक काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा। सर मिलिए। आपने जो आरथ मीन कन्वर्जेंस इन आरथ मीन में जो मतलब स्क्वायर मीन में जो फॉर्मूला लिखवाया था या फिर जो भी थ्योरम्स है वो आरथ मीन के लिए भी सारे वैलिड हैं? जी जी जी, वो जो है आरथ मीन के लिए भी होगा। यहाँ पे जो है कि ये लिखा है ना, एक्स एन कन्वर्जेस इन आरथ मीन टू एक्स इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एन माइनस एक्स की पावर आर, इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज जीरो, है ना, ये डेफिनेशन है। तो ये है, और अगर ऐसा होता है तो ये इंप्लाई करेगा ई ऑफ एक्स एन की पावर आर बराबर ई ऑफ एक्स की पावर आर, ठीक है, ये इंप्लाई करेगा, या उसे लेस पावर होगा तो हो ही जाएगा, है ना। जैसे थ्योरम ये है कि एक्स एन कन्वर्जेस इन आर एथ मीन टू एक्स, देन एक्स एन कन्वर्जेस इन एस एथ मीन टू एक्स फॉर एस लेस देन इक्वल टू आर। सो लोअर मीन के लिए ओके है, बट हायर के लिए कुछ नहीं कह सकते। इस तरह के थ्योरम्स हैं। तो दिस इम्प्लाइज दिस, डज नॉट इम्प्लाई दिस। इसके लिए कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढ लो जहाँ पे ऐसा हो रहा हो वैसे ऐसा ना हो रहा हो, है ना। ऐसा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, जो कि रोहतगी में आपको मिल जाएगा, मैं देख के बताऊंगा, याद तो मुझे नहीं है, बट ट्राई करेंगे, 2-3 एग्जांपल ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ये है फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं कि चेक करो भाई, एग्जांपल चेक करो, इसका एग्जांपल देखता हूँ। अगर इसको डिस्प्रूव करना हो तो बुक में एग्जांपल देखो, आपको मिल जाएगा। बताओ कोई एग्जांपल बताओ फोर्थ को डिस्प्रूव करने के लिए।
जैसे ना थ्योरम 8 है जो मैं कह रहा था, जैसा कन्वर्स वाला, इसमें तुम देखोगे पेज नंबर 293 पे है, तो इस तरह का थ्योरम है यहाँ पे। देखो एग्जांपल शायद ये है एक, कि you considered xn as n with probability 1 by n, या तो ऐसा लिखो कि probability xn is मतलब उसके लिए ढूंढना पड़ेगा है ना, तो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। सो दिस इज 1 by n एंड probability x is equal to 0 1 minus 1 by n। अब चेक करो इसमें, पहले तो ये चेक करो e of xn कितनी आएगी, e of xn बताओ पहले। ये xn एक रैंडम वेरिएबल जिसका pm 1 आएगा। e of xn आपका 1 है ना, ओके। एंड x अगर मैं डिफाइन करूं डीजेनरेट एट 0 है ना, x हमने डिफाइन किया डीजेनरेट एट 0, तो ex कितना होगा, अच्छा ऐसे 0 हो जाएगा नहीं, बट मुझे ऐसा डिफाइन करना है, तो डीजेनरेट एट 1 ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो ex 1 आ जाएगी, राइट। अभी ठीक है, तो यहाँ से exn और ex इक्वल है जी। तो अब आपको ये चेक करना है क्या ये कन्वर्ज करेगी, xn कन्वर्जेस इन फर्स्ट मीन टू x, ये चेक करना है, एक बार चेक करो बताओ क्या आएगा, कैसा, x यहाँ डीजेनरेट एट 1 है और xn ये है, एक बार ये चेक करो ये ट्रू है क्या। x बराबर 0 पे ex कितना होगा, है ना 0 ही होगा ना। तो यहाँ अगर 1/n² ले ले, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूसरा ही, मतलब इस तरह से आपको थोड़े एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा है ना, सो वी हैव टू एक्सपेरिमेंट, कि जैसे कुछ एग्जांपल लेके कि xn बराबर n 1/n² ले लो, और xn बराबर 0 1 माइनस 1/n²। अब इस पे करके देखो, तो इस तरह से कुछ ट्राई करना पड़ेगा। सो यहाँ से exn आपका लिमिट जो आएगी वो 0 आएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ना। इन जनरल थ्योरम्स इफ एंड ओनली इफ नहीं है, तो मतलब ये इसको इम्प्लाई करता है, तो उस तरह काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा हमें। तो थोड़े डिफरेंट बुक देखो या कहीं से चेक करो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0, राइट। एंड अभी मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ डीजेनरेट, तो यहाँ पे ex भी 0 है। तो अब आपको ये चेक करना है कि क्या यहाँ xn कन्वर्ज करेगी इन फर्स्ट मीन टू 0, यहाँ तो आ जाएगी नहीं,
क्योंकि एक्स एन माइनस 0, तो एक्स एन की पावर 1, तो ये तो आ जाएगी। तो यहाँ पे देखना है उसमें आएगा जी। तो आपको इसमें क्या चेक करना होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एन माइनस 0 कितनी आएगी, क्या ये 0 आएगी, क्वेश्चन ये है। ये सर 0 आ रहा है इसका। ये 0 है, यस सर। तो फिर तो ये कन्वर्ज कर गया, तो ये काउंटर एग्जांपल नहीं है इसका मतलब। चेक करो भाई, एक्स एन माइनस 1 ना, सॉरी नॉट 0, 1। 1 पे जब ये जनरेट होगा तब नहीं कन्वर्ट करेगी। वहां पे x पे अगर x डी जनरेट होगा 1 पे तब नहीं कन्वर्ट करेगी। कैसे, 0 पे ये तो पूछ रहे हैं एक्स एन माइनस 1 इसकी अनडिफाइंड तो ये कितनी आ रही है, इन्फिनिटी। अच्छा तुम्हारा 0 कैसे आ रहा भाई, चेक करो। सर वो मैं आपने वो x इक्वल टू 0 रखा था ना, तो मुझे लगा x पर मतलब 0 पर डिजनरेट हो रहा नहीं इस नहीं, अभी 0 वो जो आपने एक्स पीछे। एक्स बराबर 1 है यहाँ पे। दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, ये एक क्वेश्चन है, और ये दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। मतलब दो एग्जाम्पल हम कंस्ट्रक्ट किया, हमने देखा तो क्या हो रहा है। सर दूसरे वाले का हम बताएं तो। ठीक है ना, तो हमें काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है। तो ये अगर 0 के इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल देन। ठीक, एनीवे वो तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो थ्योरम ढंग से याद है तो हो जाएगा। और क्या डाउट रह गया भाई इसमें? सर अगर xn कन्वर्स करेगा स्क्वायर मीन टू x तो फिर rth मीन पे भी कन्वर्स करेगा। नहीं, एक्सएन अगर कन्वर्ज कर रही है स्क्वायर मीन टू एक्स पे, तो एक्सएन कन्वर्ज करेगी फर्स्ट मीन टू एक्स पे। आरएच पे क्यों करेगी, वो लार्जर स्मॉलर पे कन्वर्ज करेगी। सर अगर rth पे कर रही है तो स्क्वायर पे करेगी, लाइक r अगर तो अगर ग्रेटर आर की देन वैल्यू 2। 2 से ज्यादा है तो करेगी। अगर ओके सर। xn will converge to 2, yes if r is more than 2, तो भी जनरल थ्योरम लिखाया था ना कि xn converges in rth mean to x, then xn will converge to sth mean to x if r is more than s या more than equal to लगा दो। तो ये है, ये सब थ्योरम है ना। सर वही लॉजिक ना कि हायर मोमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो लोअर करेंगे। हाँ हाँ है ना, हायर मोमेंट फाइनाइट है तो लोअर मोमेंट भी फाइनाइट होगा उसी से। और कोई डाउट है इसमें? क्या है, ये भी बेसिक है, बताओ भाई। क्या डाउट है इसमें, बताओ। सर इसका ऑप्शन डी। There exists xy such that fnx converges but, है ना, कह रहा है ऐसा मुझे xy मिलेगा जहां fnx तो कन्वर्ज करेगी बट fny कन्वर्ज नहीं करेगी। यहाँ है क्या, अच्छा तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा। सो fn बी द सीक्वेंस ऑफ cdf, तो मुझे ये बताओ पहले, लिमिट बताओ तो भी तो पता चलेगा ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fnx क्या आएगी जी, सर मेरा तो 1/2 आया है, किस वैल्यू के लिए? मतलब x लेस देन माइनस इन्फिनिटी पर 0 है एंड x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए 1/2 आया है। तो पूरे रियल नंबर के लिए कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब fnx कन्वर्ज कर रही है हर रियल नंबर x के लिए, है ना। तो fny भी कन्वर्ज करेगी, तो ये गलत कह रहा है ना, तो ये फॉल्स है, ये गलत कह रहा है ना। अरे x को y कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं x को y कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fny इज 1/2 y बिलोंग्स टू r, तो fnx कन्वर्ज करिए, fny भी कन्वर्ज करिए, fnz भी कन्वर्ज करेगी, fnt भी कन्वर्ज करेगी, उससे डमी वेरिएबल, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेन तो cdf है।
सर ये 17 का ऑप्शन डी देख लीजिए, इसमें ऑलमोस्ट श्योरली का क्वेश्चन है। ओके तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला कि एक्सन ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्ज करेगी जीरो पे, नहीं है ना, ये एमएसक्यू है। तो क्या एक्सन कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो? तो इससे कई सारे रिजल्ट थे, देखते हैं क्या है। एक्सन बी ए सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, मीन जीरो, वेरिएंस वन। तो अगर ये ऑलमोस्ट श्योर पे कन्वर्ज करेगी तो ये प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ज करेगी, अगर ऐसा हुआ तो, है ना। एंड एक रिजल्ट हमने ये पढ़ा था कि इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सन इज जीरो, है ना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी टेंस टू जीरो एंड वेरिएंस ऑफ एक्सन टेंस टू जीरो, मतलब यहाँ थीटा पढ़ा होगा तुमने, थीटा को मैंने जीरो कर दिया कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में, तो एक्सन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, ये एक थ्योरम है। तो यहाँ पे वेरिएंस तो वन है ना। अच्छा, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस होने का क्या मतलब है कि एक्सन की वैल्यू जीरो ही होगी विथ प्रोबेबिलिटी वन। इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी एक्सन इज जीरो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn इज जीरो विल विथ प्रोबेबिलिटी वन। लेकिन यहाँ पे वेरिएंस कितना है इसका? वन है। इसका क्या मतलब है? एक्सन जीरो पे यहाँ कन्वर्ज कर रही है विथ प्रोबेबिलिटी वन, तो मतलब एक्सन जीरो ही होगी, लेकिन यहाँ वेरिएंस तो वन है एक्सन का, तो ऐसा तो अलाउड नहीं होगा, है ना। मतलब ये नहीं है, अगर मान लो ऐसा नहीं है, हालांकि मतलब ये सिर्फ वन वे है, स्टिल इसमें होता क्या है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, बट ऐसा यहाँ हो नहीं रहा है, तो चांसेस है कि ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो चांसेस है ऐसा नहीं होगा, और ऐसा जब नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। ये इसको इम्प्लाई कर रहा था, ये नहीं होने का इम्प्लाई कर रहा है, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे गलत ही ऑप्शन है। अब जस्टिफाई कैसे करोगी? तो चूंकि यहाँ वेरिएंस वन है ना, तो वेरिएंस वन का क्या मतलब है? एक्सन जीरो पे ऑलमोस्ट श्योरली, यहाँ पे कई सारे तरीका था इसको दिखाने का, क्या क्या तरीका था कि प्रोबेबिलिटी, है ना, एक तो सीरीज वाला तरीका था, इफ एंड ओनली इफ मॉड एक्सन मोर देन एप्सिलॉन n फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, क्या था ये? कन्वर्जेस, ऐसा कुछ ना। सर लेस लेस मतलब फाइनाइट आनी चाहिए, तो फिर एक्सन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स। मतलब यहाँ जीरो लिखा ना मैंने, तो क्या एक्सन बराबर जीरो की वो प्रोबेबिलिटी वन होगी? एक्सन इज जीरो विथ प्रोबेबिलिटी वन, क्योंकि मीन जीरो वेरिएंस वन है, तो वेरिएंस वन, इससे ये पता चल रहा है ना कि जो एक्सन है वो जीरो के नेबरहुड में तो नहीं है, यही है ना, क्योंकि वेरिएंस वन होने का क्या मतलब है? तो ये वेरिएंस वन से पता चल रहा है कि ये जीरो पे कन्वर्ज नहीं करेगी। तो इसको मैं ऐसे बोलूं कि ये लॉजिक है। यहाँ पे होगा क्या कि एक्सन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ड्यू टू वेरिएंस वन वी कैन नॉट से, है ना। वेरिएंस ऐसा होता कि जीरो पे चला जाता तो पॉसिबल था, मतलब वेरिएंस अगर जीरो की तरफ जा रहा होता n टेंस टू इन्फिनिटी पे तो पॉसिबल था। यहाँ वेरिएंस चूंकि वन है तो वैरी कर रहा ना, वेरिएंस वन है, तो एक्सन जो है जीरो के आसपास नहीं होगी, चाहे n कितना भी लार्ज ले लो। इसका मतलब ये कहना चाह रहा ना कि एक्सन की वैल्यू जीरो होगी फॉर दिस, बट चूंकि वेरिएंस वन है, सो वेरिएंस वन का मतलब आपको अगर डिस्क्रिप्टिव में लगाओ तो क्या मतलब, डेटा जो है डिफरेंस ऑफ मीन का स्क्वायर जो है उसका सम वन है, इसका मतलब नंबर जीरो तो नहीं है, हाँ ये चीज़ है, तो ये जीरो के आसपास नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं, चलो काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स एन इज नॉर्मल जीरो वन, सिंपल ये ले लिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो अभी मैंने ले लिया एक्स एन इज नॉर्मल जीरो वन दिस, ये काउंटर एग्जांपल है, मीन जीरो वेरिएंस वन, तो गलत दिखाने के लिए काउंटर एग्जांपल काफ़ी है। अब यहाँ क्या एक्सन कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो? नहीं, क्योंकि एक्सन डज नॉट कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जीरो, इम्प्लाई एक्सन डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो ऑलमोस्ट श्योरली, दिस इज अ काउंटर एग्जांपल, सिंपल, तो ये फॉल्स है। हम क्या जानते हैं, हमने जो पढ़ा ना ये कंट्रापोजिटिव वाला कि P अगर Q को इम्प्लाई कर रहा है
तो नॉट क्यू है ना, नगेशन ऑफ क्यू विल इम्प्लाई नगेशन ऑफ पी, है ना, मतलब नगेशन ऑफ क्यू जैसे डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो वही यहाँ पे है। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि xn converges in almost surely to zero imply xn converges in distribution to zero। तो इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो if xn does not converge in distribution to zero implies xn does not converge almost surely to zero। चूंकि ये नॉर्मल 0 1 है तो xn converges in distribution to zero का क्या मतलब है कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये डिजेनरेट हो जाएगी 0 पे, बट नॉर्मल तो कभी डिजेनरेट हो नहीं सकता, नॉर्मल 0 1, तो ये तो फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, दैट्स ऑल। और बस कोई भी एग्जांपल ले लो जहाँ मीन 0 वेरिएंस 1 है, यूनिफॉर्म है ना, वैसा कुछ ले लो 0,2, वो भी काउंटर एग्जांपल हो जाएगा। सर 20 कौन सा 20 20? यस सर यस। हाँ, इसमें क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, बताओ कहाँ डाउट है, मतलब ट्राई किए हो नहीं किए हो, कहाँ दिक्कत है? सर ये हमको क्वेश्चन ही ठीक से समझ नहीं आ रहा था 20 वाला। क्यों समझ नहीं आ रहा? ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? सर ज्योमेट्रिक है, वो नंबर ऑफ ट्रायल्स वाला। और इसका सपोर्ट है x ओमेगा ओमेगा के इक्वल है, मतलब x ओमेगा, x क्या होता है, व्हाट इज x? इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r। तो सैंपल स्पेस का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट रेंज है, मतलब यहाँ अगर और फर्दर एक्सप्लेन करें तो x1 इज 1, x2 इज 2, x3 इज 3, तो जो सैंपल स्पेस है ना वही रेंज है रैंडम वेरिएबल का, ये कहना चाह रहा है। सो रेंज ऑफ x जो सपोर्ट जिसको बोलते हैं, सो रेंज ऑफ x यहाँ ओमेगा ही है, ये कहना चाह रहा है कैपिटल ओमेगा। अब कहाँ दिक्कत है इसमें बताओ? देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू ओमेगा सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर k लेस देन 10 की पावर 6 होगी। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी x बराबर k मतलब ये क्वांटिटी है, तो मुझे बताओ देयर एग्जिस्ट k, मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर k मिल जाएगा क्या जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी इससे कम हो जाएगी? मुझे ऐसा कोई k बताओ जो यहाँ मैं पुट करूँ तो इसकी वैल्यू इससे कम हो जाए, ऐसा कोई k बताओ। मतलब मुझे ऐसा k ढूंढना है कि ये लेस देन, इसकी 500। प्रोबेबिलिटी ये है 10 की पावर -6, मतलब 1/10 की पावर 6, तो ऐसा कोई k बताओ जिससे ये वैल्यू इससे कम हो जाए। तुम बताओ, इसका डाउट हो बताओ भाई, ऐसा कोई k बता पाओगे? कोई भी नेचुरल नंबर चलेगा, कोई एक नंबर बताओ मुझे जो इससे छोटा हो जाए, सर कोई भी लार्ज नंबर ले लेंगे। कोई एक बताओ मुझे। 1000। हाँ 1000 ले लो, तो क्या दिक्कत है इसमें? यही तो कहना चाह रहा है कि देयर एग्जिस्ट, मतलब एक नंबर तुमने अगर ढूंढ लिया तो ऑप्शन ट्रू हो गया। तो इसमें के अगर मैं बहुत लार्ज ले लो, 1 ट्रिलियन ले लो, तो ये लॉग 0 हो जाएगा, तो हो गया, तो ये ट्रू है। अब यहाँ पे क्या है, x मोर देन इक्वल टू 4 + 1/n, तो 4 यहाँ है और 4 + 1/n यहाँ होगा, सो मोर देन इक्वल टू 4 + 1/n इधर जाना है, तो इसमें 4 तो इंक्लूड होने से रहा, क्योंकि 4 + 1/n हमेशा 4 से ज़्यादा ही होगा, चाहे n मैं कुछ भी ले लूँ, है ना। x कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो पाएगा, चाहे n कुछ भी ले लें हम। ये 4 + एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन पॉजिटिव है, तो ये तो यहाँ पे क्या मतलब है, ये सिंपल कहना चाह रहा है कि x बराबर 5 + x बराबर 6, निकालो इसका सम, बताओ कितना आएगा, जीपी लग जाएगा इसमें। सो यहाँ एक k को 5 रखो, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 6, क्यों इंक्लूड नहीं हुआ? जबकि यही अगर 4 - 1/n होता, यहाँ पे होता 4 - 1/n, तो 4 से कम है, तो इसके आगे जाते तो 4 भी इंक्लूड करते, तब हम निकालो इसको, बताओ कितना आएगा। x को एक बार k को 5 रखो, फिर एक बार 6 रखो, 7 रखो, एंड सो ऑन, फिर वो जीपी बन जाएगी इनफिनाइट टर्म की, उसका सम निकाल के बताओ कितना आएगा। सर 1/16 आया है। तो ये भी ट्रू हो गया इसका मतलब। अब यहाँ फिर से वही लॉजिक है, 4 + 1/n², x उससे ज़्यादा है,
5 माइनस 1 बाई एन, तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। सर यहाँ पर जो 4+1/n है, पहले हम इसको डायरेक्टली लिमिट रख करके फिर वैसे नहीं सॉल्व कर सकते, पहले सॉल्व करके फिर लिमिट रखनी है यहाँ पर। हाँ जी, आपको समझना है लिमिट कहाँ है, लिमिट अंदर है या लिमिट बाहर है। अगर लिमिट इनसाइड होता तो लिमिट पहले पुट करते, तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी देखनी फिर लिमिट लगानी थी। यहाँ समझने का मतलब ये लॉजिक सिंपल सा है कि x 4+1/n है, या तो तुम और तरीके से जाओ लेस देन इक्वल टू करके, तो यहाँ सिंपल है 4 प्लस समथिंग। अब तुम n को पहले ही तुमने 0 पुट कर दिया, तुम्हारा हो गया x मोर देन इक्वल टू 4, तो तुम कह रहे हो कि x 4 भी हो सकता है, बट x 4 कैसे हो सकता है तुम बताओ, 4+1/n से ज़्यादा है, n कितना लार्ज होगा, तो पहले लिमिट नहीं पुट कर सकता हम, पहले हमें समझना है प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले मैंने देखा प्रोबेबिलिटी 4+1/n से ज़्यादा है, फिर लिमिट रखा हमने कि ओके, तो मतलब n बहुत लार्ज लेंगे तब भी ये 4 प्लस समथिंग तो रहेगा ही। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि 4+1/n कभी भी 4 नहीं होगी, कभी भी, ठीक है ना। 4+1/n 4 को अप्रोच करेगी, ये दोनों अलग अलग चीज है। सो 4+1/n जब n बहुत लार्ज है तो 4 के नेबरहुड में पहुंच जाएगी, 4 के +1/n है ना, तो 4 के राइट नेबरहुड में पहुंच जाएगी, लेकिन कभी वो 4 के इक्वल कभी नहीं हो पाएगी, चाहे n कितना भी लार्ज हम ले ले, क्योंकि 1/n कभी 0 हो ही नहीं सकता। 1/n इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। 0 लिखते हैं टेंस टू 0, इक्वल टू 0 थोड़ी लिखते हैं। तो इसीलिए तो पहले आपको ये नंबर को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्चुअली मैं इनडायरेक्टली पहले प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ फिर लिमिट रख रहा हूँ, समझ है ना कि ये है। वो फिर एक थ्योरम है कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ लेना तो उससे समझ आ जाएगा, उससे हो जाएगा कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रोहतगी में भी पहले चैप्टर में ही है कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उससे हो जाएगा। फिर उसमें ये है कि हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ही तो है, तो इन सब का मुझे लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो यूनियन आता है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इंटरसेक्शन आया था। इसे चेक कर लेना क्या है, इस तरह का एक थ्योरम है ना। तो an जो होगा क्या होगा, a1 छोटा है a2 से, तो an लेना है मुझे, तो है ना इसमें ये रहेगा, तो an लेना है तो मुझे सबका क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ना, नहीं एग्जाम्पल देखना पड़ेगा ना इसके लिए, क्या होना पड़ेगा कि मान लो an इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो जो ये कहना चाह रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, इस तरह से एक स्टेटमेंट पढ़ना फिर जाके समझ आएगा। तो यू रीड द स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उससे भी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। एनीवे यहाँ भी वैसे ही है 4+1/n, पहले लिमिट पुट नहीं करना, पहले प्रोबेबिलिटी का आइडिया लेना है कि n बहुत लार्ज है तो क्या होगी। तो यहाँ भी सिंपल है 4+1/n², 4 के राइट में है, 5 माइनस 1/n 5 के लेफ्ट में है ना। सो 5 माइनस 1/n 5 के लेफ्ट में है। अब x बोला है 4+1/n² से ज़्यादा है और 5 माइनस 1/n से कम है, तो बताओ x की कौन सी वैल्यू है जो इसमें आएगी, और x की वैल्यू नेचुरल नंबर्स हो सकती है, सो x की कौन सी वैल्यू इसमें आएगी। सर यहाँ तो कोई भी वैल्यू नहीं आ पाएगी। हाँ तो ये एम्प्टी सेट हो गया, और एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 है, ये 1/16 कह रहा है तो गलत है। अब तुम अपना लॉजिक लगाते n को तुम रख देते इन्फिनिटी, 0 हो जाता, तुम्हें लगता है x बराबर 4 आएगा, 4 पे 1/16 आ जाएगा तो तुम्हें ट्रू मिल जाएगा ये, लेकिन वैसा है नहीं क्योंकि ये x कभी 4 हो ही नहीं सकता, 4+1/n² से ज़्यादा है x, तो 4 तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि 4 के आगे से ही स्टार्ट कर रहा है ये। सेम थिंग हेयर, यहाँ क्या है xn है 3+-1 की पावर n अपॉन n। अब ये xn लेस देन इक्वल टू xn है, तो मेनली लेस देन है तो इंटरसेक्शन जो मैं कह रहा था ना, तो हमें यहाँ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ वही यहाँ पे कह रहा था ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूटी थ्योरम जो कह रहा था वो भी इसी पे है। उसमें ये होता है कंटिन्यूटी थ्योरम में, कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसमें जो मैं कह रहा था कि a1 सबसेट है a2 के एंड सो ऑन। सो अगर ऐसा है देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ an जो होगा ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ai, या मैं बोलूँ an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और जो दूसरा है अगर a1 ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ कि n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो सेट लार्जर होती जा रही है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सो यहाँ पे क्या होगा
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ an, दिस इज इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो है ना, मतलब सेट छोटी होती जा रही, समझ लो ऐसा है कि a1 जो है इसमें सबसे लार्जर है, a2 उसका सबसेट है, a3 उसका सबसेट है, तो an जो होगा वो सबका इंटरसेक्शन होगा, इसलिए मैंने सबका इंटरसेक्शन लिया है। यहाँ क्या हो रहा है कि a1 सबसे छोटा है, a2 उससे बड़ा है, a3 उससे बड़ा है, a4 उससे बड़ा है, तो जो an होगा वो सबका यूनियन होगा, वही बात है। तो दिस इज कंटिन्यूटी थ्योरम, तो इससे भी तुम अगर चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसको बुक में तुम देखोगे तो फर्दर ये भी लिखता है कि प्रोबेबिलिटी लिमिट, तो यहाँ तुम लिमिट को इनसाइड शिफ्ट कर सकते हो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तब, ये लिखा रहता है। सर वो यूनियन भी होगा ना बीच में, या फिर बस नहीं, लिमिट? सिर्फ लिमिट है, क्योंकि वो यूनियन an के ही इक्वल आएगा, वही तुम्हें समझना है। वो इंक्रीजिंग है तो an जो है वो खुद सबसे बड़ा सेट है, वो सबका सबसेट है, तो an में ही वो सब आ गया, पूरा an ही यूनियन ऑफ an ही होगा। हाँ ये सर समझ गए ये। बताओ, अब इसकी बात कर रहे थे, इसको देख लो। एक बार है ना n ऑड होगा, एक बार इवन होगा, तो इसमें क्या क्या बनेगा? इसमें हम कहाँ पे थे? इसका बताओ क्या आंसर आएगा डी पार्ट का। लिमिट dn ही होगी, does not exist। दिक्कत क्या, तुम क्वेश्चन पढ़ के ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखो ना भाई, ट्राई करो, गलती करो, फिर जाके समझ आएगा ना क्या सही है। मतलब गलत ही सॉल्व करो, बट सॉल्व करके देखो, ये चीज़ें हैं। जब पीएमएफ तुम्हें गिवन है तो प्रोबेबिलिटी निकालने में क्या दिक्कत है? गलत ही निकलेगी, निकलेगी गलत, क्या दिक्कत है? सो एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे है 3 प्लस दिस, ये है। अब इसमें दो केस है, जब n ऑड होगा है ना, तो हमें तो सबके लिए देखना है, तो यहाँ दो केस है, एक्स एन लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई एन, इंटरसेक्शन होगा एक्स एन लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई एन, क्योंकि हर n के लिए ट्रू होना चाहिए ना ये, तो दिस शुड होल्ड फॉर ऑल n, तो यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, दिस शुड होल्ड फॉर ऑल n, इसलिए इंटरसेक्शन लगाए हैं। अगर n ऑड है तो ऐसा होगा, इवन है तो ऐसा होगा, तो ऑड इवन दोनों के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गई। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा मुझे बताओ कोई, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा? यहाँ है 3, यहाँ है 3 प्लस 1 बाई एन, यहाँ है 3 माइन, ये नंबर लाइन है, एक कह रहा है इससे छोटा है, एक कह रहा है इससे छोटा है, तो इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, तो क्या आएगी? मतलब लेस देन है एक्स इसलिए लेस देन 3 इंटरसेक्शन है, माइनस 1 बाई एन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तो दो डिफरेंट केस लेंगे ना, तो उनपे अगर लिमिट सेम हमारी है तो लिमिट वो एग्जिस्ट करेगी ना। तो क्या आएगी? तो यहाँ पे अब तुम्हें देखना है कि 3 माइनस 1 बाई एन से कम है, सो 3 माइनस 1 बाई, अच्छा सॉरी यहाँ था ना, ये था, मतलब एक तो ये नहीं था ना, 3 वाला नहीं था, 3 माइनस 1 बाई एन और एक 3 प्लस 1 बाई एन, तो 3 माइनस 1 बाई एन वाला आता। अब इसके पीछे तो 4 सॉरी 2 है, 0 है, तो ये क्या आ जाएगा? ये x स्ट्रिक्टली लेस देन 3 आएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 बाई एन 3 से कम है, तो x की वैल्यू 3 से कम ही आएगी, क्योंकि ये खुद लेस देन 3 है। आप ये समझो ना कि ये लेस देन 3 है, तो एक्स एन लेस देन 3 होगी, तो ये आ गया। इसमें क्या क्या आ जाएगा? x बराबर 1 निकालो, 2 निकालो, इसको ऐड कर लो, 1 और 2 पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको ऐड कर लो, ठीक है भाई? हाँ भाई, क्या कह रहे थे आप सोहम? ठीक है ये बोला था जब इवन होगा तब 7/8 और जब ऑड होगा तो 3/4, इसलिए लिमिट डोंट एग्जिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी? इसमें ये है कि होता क्या है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो एक्स एन लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स एन है, तो ये आपको लेना है, ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो गया ना, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, तो यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि है ना, दिस होल्ड्स फॉर लार्ज n,
विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो लेस देन इक्वल टू xn होगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लेस, अगर तुमने x को लेस देन 3 ले लिया तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, है ना, क्योंकि एनीवे जो xn है ना, मतलब 3 माइनस 1/n ले लिया तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। यहाँ कोई दूसरा लॉजिक लगेगा, ये वैसा नहीं है कि ऑड के लिए अलग इवन के लिए अलग, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी निकलेगी फिर लिमिट लगेगी। तो आप ये कर रहे हो, एक में 3 इंक्लूड हो रहा है, एक में एक्सक्लूड हो रहा है। आंसर में क्या दिया है इसका? आंसर देखो क्या है आंसर की। ये फॉल्स होगा। फॉल्स है, चेक करो भाई कितना आ रहा है। सो यहाँ से वैसे हमने किया तो कितना आया? सर 1 पे, वैसे 3/4 आ रहा है, आपने जो किया 3/4 आ रहा है। अच्छा 3/4 है ना, तो 1 के लिए आएगा 1/2 और इसके लिए आएगा 1/4, सो 3/4 आया। अच्छा यहाँ 7/8 दिया हुआ इसलिए गलत है। अच्छा मान लो अगर देखना पड़ेगा इसको ना कि xn हमारे पास सर इसमें नंबर्स हैं। सर इसमें तो ऐसे ऑड इवन करके ही होगा ना। मान लीजिए आप लिमिट पुट नहीं किए, ठीक है ना, फिर भी आप जब रखिएगा उसको एक्सन की जगह पे जो भी दिया हुआ है, तो एन आप पुट नहीं किए इन्फिनिटी, फिर भी तो वो ऑड इवन होगा, कुछ भी रखिएगा तो एक बार ऑड ले लेंगे तो आप उसमें माइनस हो जाएगा, और इवन लेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 में एप्साइड। हाँ वो तो ठीक है। तो अगर अलग अलग निकालते मान लो ऑड के जैसे ये है, तो फिर तो दिक्कत दूसरा केस आ जाएगा। मैंने तो सर बोल वो दिया। ऑसिलेट करेगा लिमिट। हाँ मतलब जैसे है कि n इन्फिनिटी है लेकिन n अगर मान लो ऑड है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बनेगा जैसे ऑड के लिए कि x लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1/n, और इवन के लिए x 3 प्लस 1/n। तो यहाँ पे जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो मे बी आई थिंक ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ से दैट विल बी, तो 3 माइनस 1/n है ना, पीछे से स्टार्ट हो रहा है, 3 लेस होगा और यहाँ पे हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3। तो जैसे हमने अभी ये निकाला है तो ये 3/4 आया, और ये जो आएगा 3/4, 3 पे प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। सो 3 वाली आई थिंक ये 7/8 हो जाता है, चेक करो। सो ऐसा कुछ होगा 1/8 ना, सो 7/8 हो जाएगा। तो ये ऐसा तब है, तो इसके इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए ना। तो वहाँ तो मैंने ये कर दिया कि दोनों के लिए इंटरसेक्शन लगा दिया। क्यों लगाया इंटरसेक्शन? क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इवेंट नहीं है। मैंने ऑड वाले के लिए अलग किया एंड इवन वाले के लिए, n लार्ज है, सो वी शुड हैव फॉर ऑल n। तो मेनली मैंने जो निकाला हुआ ना वो जैसे ऑड के लिए हो गया है ना, वही वाला पार्ट आ गया, तो मैंने बस उसमें इंटरसेक्शन लगाए हैं। बट किस थ्योरम से लगाएंगे ऐसा? यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी थ्योरम जैसा सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें ये होगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइप का होना चाहिए ना, दिस वुड होल्ड फॉर इवन एज वेल एज ऑड। मान लो अगर यहाँ पे मोर देन इक्वल टू होता तो क्या होता? तो फिर xn है ना, x मोर देन इक्वल टू xn होता तो क्या आंसर आता उस केस में? होना चाहिए, बस एनीवे ऑप्शन तो गलत ही है, लेकिन फिर भी अगर वैसा हो जाता तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? एनीवे दोनों तरीके से गलत ही है, मतलब ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट वाला ही मुझे लगता है बेटर होगा, बिकॉज है ना ऑड इवन के लिए अलग अलग केसेस आएंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना क्योंकि an टाइप 3 का। प्लस एप्सिलॉन और 3 माइनस एप्सिलॉन हो रहा है ना अलग जैसे अलग केस में। इसको अगर हम मान लेते हैं an सीक्वेंस है, राइट, सो दिस इज काइंड ऑफ an है ना। अब ये अलग अलग आंसर देगा, तो ठीक है यही है। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि इस पार्ट को हटा दो, है ना, तो यहाँ पे मेनली बाकी तो ठीक है, तो हमें दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे, यही ना। मतलब इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ थ्योरी क्या है इसकी,
बट क्योंकि मान लो सीक्वेंस ये an है हमारे पास सीक्वेंस है एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an निकाल रहे हैं, तो ऑड के लिए जैसे यहाँ निकाला 3/4, इवन के लिए 7/8, तो इससे आएगा। बट विल इट एग्जिस्ट और नॉट, जैसे इस केस में तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, बट क्या हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आएगा? मतलब 3 के आसपास ऑसिलेट कर रहा है ना, क्योंकि जो xn है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो xn है, वो क्या हो रहा है, वो तो 3 ही है ना, क्योंकि नीचे तो n है ना। xn की लिमिट, बट लिमिट हम इनसाइड शिफ्ट कब कर सकते हैं? जब ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। मान लो मैं कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जब x लेस देन x1 है, इसका क्या मतलब है, एंड x लेस देन x2 है, फिर x लेस देन x3 है, तो ये मोनोटोनिक नहीं होगा, है ना। तो मोनोटोनिक नहीं होगा तो हम लिमिट इनसाइड शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो इनसाइड शिफ्ट करने के लिए ये थ्योरम है जो लिखा था ना मैंने अभी, मतलब लिमिट को आप वो तब ले जा सकते हो इनसाइड प्रोबेबिलिटी, ये है ना कि लिमिट में आप, है ना, ये बाहर वाली लिमिट इनसाइड शिफ्ट हो जाती है अगर ये या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो, है ना, या डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो, तब आप इस लिमिट को इनसाइड शिफ्ट कर सकते हो। उसमें भी ध्यान ये रखना है कि क्या आएगी, है ना, द लिमिट an एक्चुअली इसके इक्वल आएगी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट ही इसमें बेटर आंसर होना चाहिए, सो आई गेस ठीक है, वही सही है। बट ऑप्शन डी स्टिल फॉल्स है यहाँ पे, अगर सही होता तो फिर सोचते हम, तो ऐसे तो फॉल्स है। नेक्स्ट बताइए जी। सर 25 का। क्या डाउट है इसमें? तुम सर ट्राई कर, इसमें एक्शन ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो पर कन्वर्ट कर रहा है, तो सर आरएथ मीन में और ऑलमोस्ट श्योरली में तो डायरेक्ट कोई रिलेशन था नहीं कन्वर्जेंस का। साढ़े और कहाँ सर इसमें पूछ, थर्ड ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन डी नहीं समझ आ रहा, एंड ए एंड बी भी। तो ये तो कांस्टेंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इस पे वर्क कर जाए, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ये यहाँ पे वर्क करेगा, ऑलमोस्ट श्योर कांस्टेंट पे है ना, तो कांस्टेंट पे है तो होता क्या है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सन स्क्वायर भी ऑलमोस्ट श्योरली 0 पे कन्वर्ज करेगी, एक्सन भी, ये सिर्फ कांस्टेंट है इसलिए ये थ्योरम वर्क करेगा, एंड 5 तो 5 ही रहेगी, तो इसको ऐड कर लो। तो आई थिंक ये तो ओके है, मुझे लग रहा है। पूछा क्या है, नॉट इज आर नेसेसरली करेक्ट, तो ये है 0 0 5, तो 5 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि एक्सन ऑलमोस्ट श्योरली 0 है ना, तो इसका मतलब है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn बराबर 0 है, और आपसे इसमें पूछ रहा है कि व्हाट विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn स्क्वायर प्लस xn प्लस 5, ये कितना आएगा। तो अगर ये 0 पे है विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो 0 0 5, तो ये 5 हो जाएगा विथ प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि मुझे पता है xn की लिमिट 0 है विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो इसकी लिमिट 5 हो जाएगी विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो ये हो गया 5, तो ये ट्रू है, इसमें क्या है, सिंपल। ये तो थ्योरम ही क्लास में लिखाए होंगे, तो ये तो ऐसे ही ट्रू है, अब कहाँ दिक्कत है। सर ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड बी। वो क्या दिखा रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ आना चाहिए, आंसर तो बाद में देखेंगे ना, पहले आपको समझ आना चाहिए। सो एक्सन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 का क्या मतलब है, एक्सन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी 0 होता है, यस सर। फिर इसका इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये है, हाँ, तो ये हाँ ट्रू है, यस सर। हाँ इसमें ट्रू है, तो क्या दिक्कत है। ऑफिशियल 2025 का पेपर देखो, गेट 25 का, उसमें जाके चेक करो, इसमें हो सकता है गलत लिखा हो, एक बार चेक कर लो भाई। अब
अब पहले के लिए क्या है कि e ऑफ एक्स क्यूब की लिमिट 0 आएगी, तो ये आपको चेक करना होगा। कोई काउंटर एग्जांपल है तो ढूंढो। इसका आंसर की चेक करो ऑफिशियल में क्या है गेट 25 के पेपर में। पच्चीस का बीसीडी दे तो रखा है, ये गलत हो गएगा। कोई काउंटर एग्जांपल बताओ। तो ये वही वाला काम आ जाएगा कि जरूरी ना एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 डज नॉट इम्प्लाई एक्स एन कन्वर्जेस इन थर्ड मीन टू 0। तो ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढो तो इससे भी हो जाएगा ये, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो तो हो ही जाता। तो ऐसा एग्जांपल ढूंढो कि ना हो। सर ये जो ऑप्शन डी का आपने बताया, एक्सन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, तो सर एक्सन स्क्वायर भी 0 पर ही कन्वर्ज करेगा, हाँ या जी, फिर उसका कोई भी पावर 0 पर? हाँ, क्योंकि ये लिमिट है ना, यहाँ लिमिट लगाना है, यहाँ लिमिट लगाना है, क्यों नहीं होगा। एक्स एन का लिमिट जब 0 है तो एक्स एन स्क्वायर का लिमिट 0 स्क्वायर हो गया। कहाँ डिफरेंट दिक्कत है, यही डेफिनेशन है ना इसका। इसका जब मीनिंग ये है तो एक्स एन क्यूब तो एक्स एन क्यूब, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इज नॉट नेसेसरली ट्रू, यू हैव टू फाइंड द काउंटर एग्जांपल। इसका काउंटर एग्जांपल बताओ कोई। तो अभी इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे इसके बाद, है ना। इसका कोई काउंटर एग्जांपल बताओ। कि ऐसा एग्जांपल बताओ जहां एक्स एन कन्वर्ज कर रहा हो 0 पे, बट एक्स एन की जो क्यूब है वो 0 ना हो, एक्सपेक्टेशन 0 ना हो। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल ढूंढने के लिए बहुत सारे एग्जांपल ट्राई करना पड़ता है। तो देखो ट्राई करके बताओ। सर एक्स एन एट 0 एक्स एन एट एन हो जाएगा 1/n की पावर 3/2, और 0 पे हो जाएगा 1 माइनस 1/n की पावर 3/2। आई थिंक यही एग्जांपल वर्क करेगा। ठीक है, रुको एक मिनट देखते हैं। सो अभी जो लिखा था ना हमने एक एग्जांपल, यही एग्जांपल आई थिंक वर्क कर जाएगा। देखो इसमें क्या था, xn is n with probability 1/n, xn is 0 with probability 1 minus 1/n। तो इसमें तुम चेक करो तो यहाँ xn कन्वर्ज करेगी, दिस एग्जांपल xn विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। चेक करो, xn यहाँ 0 पे कन्वर्ज करेगी। अब आप xn क्यूब निकालो और बताओ कि यही एग्जांपल वहां यूज करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सो यू यूज द सेम, आप जो बता रहे हो वो भी, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी एग्जांपल हो सकते हैं, तो आपको एक ढूंढना है बस। ठीक है ना। तो इसको गलत दिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ वही वाला पीएमएफ ले लो जो पहले हमने लिए थे। सो इफ यू टेक कि प्रोबेबिलिटी एक्स एन बराबर एन, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n,
प्रोबेबिलिटी एक्स एन बराबर 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1 बाई एन। एक तो इसको प्रूव करो, एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट सियोरली टू 0, इस वाले थ्योरम से प्रूव हो जाएगा। ये तो थ्योरम ही है, तो इससे प्रूव हो जाएगा ये, इसी थ्योरम से ये प्रूव हो जाएगा। अब ये चेक करो कि व्हाट इज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e ऑफ एक्स एन क्यूब, ये कितना है, तो ये आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो ओके है बट ये ओके नहीं है, दिस इज अ काउंटर एग्जांपल। तो ये सब आपको ट्राई करना पड़ेगा डिफरेंट एग्जांपल्स लेके। चलिए जी, दैट्स ऑल। तो ये लिमिट थ्योरम गेट का था, इसको ये स्टॉप करते हैं, अब इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करते हैं।